ठीक है बच्चों, तो अभी फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, कल मैंने इसे बहुत डिटेल में बताया है, एक वीडियो भी इसका बनाया है। इसके कुछ विजुअल्स जो है ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं था, इसलिए आज थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है। ठीक, एक हल्की सी ब्रीफ दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग मॉडर्न नेट थ्योरी पे चलेंगे। रिकार्डो के आने से पहले, ठीक है, डेविड रिकार्डो, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इकोनॉमिक की हिस्ट्री में। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने जब उनका समय ऐसा था जब जमींदारों का बहुत बोलबाला था, ठीक, बहुत प्रभुत्व था उस समय। अधिकांश प्रजा जो थी वो खेती वेती करती थी और पुराना वक्त था, जमींदारों का बोलबाला था। किसान खेती करते थे और खेती करने के बाद उसका कुछ पैसा वो जमींदार को दिया करते थे, क्योंकि जमीनें जमींदारों की हुआ करती। ठीक, तो उस समय कंट्रोवर्सी चली, लोगों ने कहा कि साहब अनाज की कीमतें इसलिए ऊँची हैं कि जमींदार बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, लगान वसूल करते हैं। ठीक है, कीमतें इसलिए ऊँची हैं क्योंकि लगान। ठीक, और जमींदार ये कहते थे कि तुम लोग बाजार में ज़्यादा कीमत पे बेचते हो अनाज को, इसलिए हम तुमसे लगान जो है वो ज़्यादा वसूल करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि लगान इसलिए ऊंचा है क्योंकि कीमतें। तो रिकार्डो ने इस चीज का जो है फैसला किया और उन्होंने बताया कि जमींदार जो बात कह रहे हैं वो सही है। जमींदार जो बात कह रहे हैं वो बात सही है। कीमतें इसलिए ऊंची नहीं है कि लगान ऊंची, बल्कि लगान इसलिए ऊंची है क्योंकि कीमत ऊंची है। ठीक, उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए देश है और उस देश में कई तरीके की भूमि पाई जाती है, जैसे ग्रेड ए की भूमि, बी की भूमि, सी की भूमि, डी की भूमि। तो उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो उन्होंने ये कही कि लगान है क्या, इसको उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा लगान जो है वो सिर्फ भूमि को प्राप्त हो सकता है। भूमि एक स्पेशल उत्पादन का साधन है, इस वजह से भूमि को क्या प्राप्त होता है, लगान। ठीक है, भूमि को लगान प्राप्त होता है। और क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि भूमि में कुछ स्पेशल पावर्स है। इसको उसने कहा कि जमीन की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के रूप में, जमीन के अंदर कुछ मौलिक और अविनाशी शक्तियां पाई जाती हैं, ठीक, जिसका प्रयोग किसान करते हैं। और इस वजह से जो है उन्हें जमींदार को लगान देना चाहिए। किसी की बहुत स्पेशल चीज है, अगर आप उसे उधार पे लोगे तो उसके बदले में उसे यूज करने में पैसा दो। ठीक, तो उन्होंने ये कहा कि जमीन की क्या स्पेशलिटी है कि जमीन में बीज डालो तो वो आपको पूरा का पूरा वृक्ष बना के दे देती है। ठीक, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव पावर्स वो बड़ी स्पेशल है और इस वजह से सिर्फ भूमि को ही जो है वो लगान प्राप्त होता है और किसी संसाधन को लगान प्राप्त नहीं होता। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि एक देश का उदाहरण दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे मान लो ये देश, ये देश, ठीक, अभी ये बसा नहीं है,
बिल्कुल शुरुआत है, नया देश खोजा गया। इस नए देश में लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वहाँ पे जाएंगे जहाँ सबसे अच्छी भूमि होगी। जैसे मान लो ये सबसे अच्छी भूमि का टुकड़ा है, तो लोग यहाँ पे जाके बसेंगे और खेती करेंगे, ठीक है। तो इससे जो है वो कुछ उपज प्राप्त होगी। जैसे उसने कहा 50 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है, या प्रति बीघा। एक बीघा में यहाँ पे ये जमीन इतनी बढ़िया है कि एक बीघा में 50 क्विंटल फसल देती है, ठीक। तो मेरे कोई किसान फैमिली है? किसी के यहाँ जमीन है, खेती होती है? एक बीघा में कितनी खेती होती है, मतलब कितनी फसल निकलती है? एक बीघा में लगान है 2 कुंटल। 2, ठीक। फिर उसने कहा कि ये जमीन इतनी बढ़िया है जो एक बीघा में 50 क्विंटल है, ठीक है। फिर उसने कहा इसके बाद क्या होता है, जब ये वाली भूमि खत्म हो जाती है बढ़िया वाली, तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे हिस्से में जाते हैं देश में, वहाँ खेती करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जमीन जो है इतनी बढ़िया नहीं होती। तो क्या होता है, इस पे जो है वो मान लो 30 क्विंटल मिलता है, ठीक है, प्रति बीघा। फिर क्या होता है, फिर वो तीसरा टुकड़ा ढूंढते हैं, ठीक है। मान लो जैसे तीसरा टुकड़ा ढूंढा, इसके ऊपर खेती शुरू करें, इसके ऊपर मान लीजिए 10 क्विंटल प्रति बीघा की उपज जो है वो निकलती है, ठीक है। अब वे कहते हैं कि लोग इस तरीके से कब तक खेती करना जारी रखेंगे? लोग कब तक खेती करेंगे? जैसे मान लो कि आदमी जब खेती करता है तो उस खेती की उपज को वो बेचता होगा, ठीक है, उससे उसको पैसा मिलता होगा। जैसे मान लो उसको उसकी कुछ लागत आती है एक बीघे में, ऐसे जैसे मान लो एक बीघे में उसकी लागत आ रही है कितनी, 1000 मान लेते, ठीक है। 1000 रुपये लागत आ रही है एक बीघे खेती करने, तो तब तक खेती करते रहेंगे जब तक जो है इससे प्राप्त होने वाला पैसा जो है उससे लागत से ऊपर है, ठीक है। अब मान लो कि बाजार में 1 क्विंटल अनाज का मूल्य जो है वो 100 रुपये, मान लो 100, ठीक है। तो यहाँ वो खेती करेंगे, यहाँ खेती करेंगे, यहाँ खेती करेंगे, ठीक। अब मान लो एक टुकड़ा और लेते हैं, यहाँ पे 5 क्विंटल प्रति बीघा मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अनाज का मूल्य कितना है मार्केट में? 100 रुपये। तो यहाँ जब खेती करेगा वो, तो उसे कितने पैसे आएंगे हर बीघे से? 5 गुणा 100, 500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर कितने मिले? 500। और लागत कितनी आएगी इसकी? 1000। क्या कोई जमीन को कुछ खेती करेगा? इस पे खेती नहीं करेगा, ठीक है। या जो जिन लोगों ने गलती से शुरू कर ली वो भी इसमें खेती जो है वो छोड़ देंगे। खेती कहाँ तक होगी? सिर्फ यहाँ, जहाँ पर लागत और उससे प्राप्त होने वाला रुपया कम से कम बराबर, अगर उससे ज्यादा ना हो तो उससे बराबर, ठीक है। इससे पिछली सारी जमीनों में खेती होती, तो यहाँ पे उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है लागत, कितनी है? 10 गुना 100, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1000 लागत आ रही है और 1000 उसको पैसे मतलब मिल रहे हैं। तो कहने चलो खाली बैठने से अच्छा है कि चलो जो है वो एक्सरसाइज ही होती रहेगी, ठीक है। बैल खाली नहीं बैठेंगे, खाली बैठे तो आदमी को बीमारी पड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो खाली बैठे से अच्छा ये है कि थोड़ा बहुत पैसा तो मतलब मिल ही रहा है, कम से कम इतना तो मिल ही रहा है कि लागत निकल रही, चलो आदमी रन में रहता है ना। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि लागतों पे ही चलते हैं कि चलो लागत ही निकल रही, चलो चलाए तो क्या, खाली बैठने से क्या फायदा। तो ये तो चलते हैं। और बाजार में 100 रुपये कीमत है, तो इसको कितना फायदा होगा?
ठीक है, इसको कितने मिलेंगे? 50 गुना 100, 50 गुना 100, लागत कितनी आई? 1000 रुपए। ठीक है, तो इसे हर बीघे में 4000 रुपए का फायदा होगा, इसे हर बीघे में 3000 रुपए का फायदा होगा, इसे कोई फायदा नहीं हो, इसे नुकसान होगा। ठीक, तो ये तो खेती होगी नहीं, ये तो मान लो होगी। ठीक, खेती कहाँ तक होगी? तो इस जमीन को उन्होंने क्या कहा? ये जमीन है सीमांत भूमि। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? सीमांत। ठीक है, इसको कहा मार्जिनल लैंड। ठीक, इंग्लिश में क्या कहेंगे? मार्जिनल। मार्जिनल लैंड में क्या होगा कि लागत और उपज दोनों एक दूसरे के बराबर, कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये शून्य आर्थिक लाभ। अब इससे पहले की भूमि, इनको क्या कहा जाएगा? अधिसीमांत। सीमांत भूमि से पहले की भूमि। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा? अधिसीमांत। तो लाभ किसपे होगा? अधिसीमांत भूमि। ठीक है, और इस पे लाभ ज्यादा होगा, इस पे लाभ कम होगा। ठीक, तो जिस पे लाभ ज्यादा होगा उसका लगान ज्यादा होगा। इसका लगान कितना है? उन्होंने कहा सीधे सीधे 50 कुंटल में से 10 कुंटल घटा, तो इसका लगान है 40 कुंटल, और इसका लगान कितना है? 30 कुंटल में से कितना हो गया? 30 माइनस 10 मतलब 20। ठीक, यानी किसी भूमि का अगर हमें लगान जानना होगा तो हम क्या करेंगे? अधिसीमांत भूमि की जो उपज होगी उसमें से हम सीमांत भूमि की उपज को घटा देंगे, तो जो उपज का अंतर है, ठीक है, वो उपज के टर्म्स में लगान होगा, और उसको बाजार मूल्य से गुणा कर देंगे तो बाजार के टर्म्स में लगान होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है उन्होंने कहा कि लगान इसमें क्या हो रहा है? इसमें पहले वस्तु का मूल्य जो है पहले से ही निर्धारित है। ये जो 100 रुपए बीघा है, ठीक है ना, 100 रुपए क्विंटल अनाज जो है, ये रेट हमें कहां से मिला? ये रेट कहीं से मिला होगा भाई। 100 रुपए अनाज जो है वो आया है ना, तो ये मान के चलेंगे 100 रुपए क्विंटल बिक रहा है अनाज। ठीक, तो रेट हमें कहां से मिला? वो रेट मिला हमें बाजार में जो है वो मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं, जिसको हम ये कहते हैं ये डिमांड शेड्यूल है और ये आपका सप्लाई शेड्यूल। ये डिमांड और सप्लाई आपको में जहां पे काटेगा, ठीक है, इससे आपको मार्केट प्राइस मिलेगा। यानी यहां पे अगर हम वस्तु की मात्रा रखें और यहां पे अगर हम वस्तु की कीमत रखें, तो बाजार में ओपी कीमत के ऊपर ओपी वस्तु की मांग की जाएगी और ओपी वस्तु की डिमांड की जाएगी, सप्लाई की जाएगी। ठीक है, यहां पे संतुलन में होगा, तो इसका मतलब ओपी कीमत जो है ये मार्केट कीमत है। ठीक है, हमारे केस में क्या है? ओपी कीमत है 100। तो ये 100 रुपए जो है मार्केट में टोटल कितनी डिमांड और सप्लाई है उससे तय होकर के मिल रहा है कि अनाज की कीमत क्या है। लगान बाद में पता चल रहा है कि लगान कितना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कीमत में लगान शामिल नहीं। ठीक है ना, लगान मतलब लगान ने कीमतों को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन कीमत लगान को जरूर डिसाइड करेगी। समझ रहे हो ना? कीमत लगान को जरूर डिसाइड करेगी। कीमत बाजार में जितनी ज्यादा होगी, अभी जैसे मान लो 100 रुपए तो इसका लगान है 3000, इसका लगान है 5000। ठीक, अगर ये 200 रुपए हो जाए तो इसका लगान हो जाएगा 6000 और इसका लगान हो जाएगा 10000। अगर ये 300 रुपए हो जाए तो इसका लगान हो जाएगा 9000 रुपए और इसका लगान हो जाएगा 15000। तो कीमत जितनी ज्यादा होगी उतना ही लगान ज्यादा। तो यही तो रिकार्डो ने कहा कि कीमत ज्यादा होगी तो लगान ज्यादा हो। ठीक है, तो रिकार्डो ने इस सिद्धांत को इस तरीके से हल किया। तो रिकार्डो के सिद्धांत में लगान निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आप अधिसीमांत भूमि की फसल में से आप सीमांत भूमि की फसल को घटा दीजिए।
तो जितना अंतर मिलेगा वो अंतर आपका लगान होगा। ठीक है, यानी लगान को अगर हम परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित होगी? लगान बराबर हो गया सीमांत भूमि की उपज माइनस, ठीक है, वो सॉरी अधिसीमांत भूमि की उपज, अधिसीमांत भूमि, ठीक है, ये पहले की अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज। इससे आपके लगान निर्धारित हो। ठीक है, और हम इसको कहते हैं, अगर हम ये जो डिफरेंस है इसको मार्केट प्राइस से मान रहे, ठीक है, उपज का बाजार मूल्य, तो हमें ये मौद्रिक टर्म से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा लगान कितना। ठीक, अब जैसे मान लो रिकार्डो ने लगान को 3 स्थितियों पर परिभाषित किया। पहली स्थिति ये थी विस्तृत खेती के अंतर्गत, ठीक है, जो आपने देखी विस्तृत खेती। दूसरी क्या है, गहन खेती में लगान कैसे निर्धारित होता है, और तीसरा क्या है, स्थिति का लगान। ठीक है, ये 3 तरीके से उसने जो है वो लगान को निर्धारित करती है। तो पहला तरीका जो था वो कौन सा था, विस्तृत खेती। इसमें खेती का विस्तार होता है। ठीक है, अलग अलग भूमि के ऊपर खेती की जाती है। मान लीजिए 4 तरह की भूमि है, जैसे मान लो ये भूमि है ए, ये भूमि है बी, ये भूमि है सी और ये भूमि है डी। ये 4 तरीके की भूमि जो है वो उपलब्ध है। एक भूमि इससे खराब भी उपलब्ध है लेकिन उसके ऊपर खेती नहीं की जा रही। इसके ऊपर मान लो 50 क्विंटल प्रति बीघा मिल रहा है, इसके ऊपर 30 क्विंटल मिल रहा है, इसके ऊपर 20 क्विंटल मिल रहा है और इसके ऊपर 10 क्विंटल बीघा मिल रहा है। और यहाँ तक आते आते लागत और उपज दोनों बराबर हो। ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा, सीमांत। ठीक है ना, ये वाले को क्या कहा जाएगा, सीमांत। और बाकी ये सब कितनी हो गई, इनको क्या कहा जाएगा, अधिसीमांत। तो लगान किसको मिलेगा, अधिसीमांत भूमियों। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सीमांत भूमि की उपज घटा देंगे, या अगर हम ऐसे करके ग्राफ में देखना चाहे तो हम एक लाइन यहाँ से सीधे खींचेंगे और ये बाकी में ऊपर कितना हिस्सा बचेगा। ठीक है ना, ये कितना है 20 माइनस 10, ये कितना है 10, ये 30 माइनस 10 है तो ये कितना है 20, और ये 50 माइनस 10 है तो ये कितना है 40। ठीक, 40 20 10 और इसको मिला 0। ठीक है, तो इस तरीके से है वो लगान का ये जो है मतलब रिकार्डो ने इस चीज को इस तरीके से समझाया। अब एक चीज की उन्होंने और कही कि जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जमीन ज्यादा नहीं होती है, जमीन एक सी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसी जमीन के ऊपर लगातार पूंजी, ठीक है, बढ़ाते चले जाते हैं। यानी भूमि और श्रम की इकाइयां जो है वो, भूमि तो स्थिर है, ठीक है ना, श्रम और पूंजी की इकाइयां उसके ऊपर बढ़ाते चले जाते हैं। तो जैसे उसको उन्होंने कहा गहन खेती के अंतर्गत लगा। ये समझ में आ गई बात। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे हमें ए भूमि का निकालना हो, ये मान लो ए, ठीक, तो ए भूमि का लगान कितना है, सबसे पहले 50 माइनस सीमांत भूमि कितनी है 10। ठीक है, और अगर इसका कोई मार्केट प्राइस है जैसे हमने मान लिया 100, तो यहाँ पे ये 100 किया तो कितना हो गया 50 माइनस 40 गुना 100 4। ठीक है, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही समझ? ठीक है,
बी का निकालना हो तो बी का कैसे निकालेंगे? बी का निकालेंगे हम 30 माइनस 10 गुणा 100 बराबर 2000, ठीक है। तो इस तरीके से, और उसका कैसे निकालेंगे? सी का कैसे निकालेंगे? 20 माइनस 10 गुणा 100 यानी 1000। तो ये जो एक्स्ट्रा जो मिल रहा है ए भूमि को, इसकी तुलना में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उसका लगान, ठीक है। या बी भूमि को डी भूमि की तुलना में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उसका लगान है। सी भूमि को डी भूमि की तुलना में जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उसका लगान, ठीक है। लगान का मतलब एक्स्ट्रा प्राप्त होने वाली कीमत, ठीक है, जो दूसरों को नहीं मिल रही लेकिन हमको किसी वजह से मिल रही है क्योंकि हमारी भूमि ज्यादा अच्छी है, इस वजह से हमें उसका लगान मिले, ठीक है। तो जो भूमियां अच्छी होंगी उनका लगान बाजार में जाएगा। इसी तरीके से उसने गहन खेती के अंतर्गत जो है इसको परिभाषित किया। गहन खेती में क्या होता है? एक ही लैंड पीस है, जब लैंड कम होती है, ठीक है, लोगों के पास क्या होता है कि भूमि सीमित है, यहाँ पे क्या है? भूमि सीमित है, ठीक। अब क्या हुआ? मान लो मैंने 10,000 रुपये लगाया, ठीक है ना। तो पहले 10,000 जब मैंने लगाए तो पहले 10,000 रुपये में मुझे 50,000 रुपये के बराबर इनकम उपज मिली, ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा इसके ऊपर और पैसा लगाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? 10,000 और लगा। इस बार जब मैंने 10,000 लगाए तो मुझे मान लो 40,000 रुपये मिले, मतलब हमारी आय में बढ़ोतरी हुई 40,000, ठीक है। फिर मैंने 10,000 लगाया तो आय में बढ़ोतरी हुई 30,000। फिर मैंने 10,000 लगाया, ठीक, तो आय में बढ़ोतरी हुई 10,000। फिर मैंने 10,000 लगाया, अब की बार आय में बढ़ोतरी हुई 2,000। तो ये पैसा मेरा बेकार है, इसको मैं लगाऊंगा, ठीक है। जब मुझे ये लगेगा 10,000 लगा करके मुझे 2,000 रुपये मिलेंगे तो मैं इसको नहीं लगा, ठीक। लेकिन मैंने शुरुआत में जो पैसा लगाया उसको क्या है? रिटर्न ज्यादा मिला, ठीक है। जो बाद में मैंने पैसा लगाया है, जो उसके ऊपर श्रमिक काम कर रहे हैं, बढ़ाए हैं मैंने, उनका रिटर्न कम आ रहा है। और शुरुआती दौर में जब उसकी खेती हुई है तो क्या होता है कि रिटर्न जो है वो ज्यादा आता है, ठीक है। पहले के मतलब पहले दौर में रिटर्न आया था 40,000 रुपये, दूसरे दौर में रिटर्न आया कितना? 30,000 रुपये, फिर यहाँ पे आया 20,000 रुपये और यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। तो ये गहन खेती का उदाहरण कब दिया जाता है? जब ऐसे देश में जहाँ लैंड लिमिटेड हो और उसके ऊपर खेती करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती है, तो शुरुआत में उपज बढ़िया होती है, फिर क्या होता है? मजदूर बढ़ाते चले आओ, तो धीरे धीरे उसकी उपज जो है वो कम होने लगती है। और अंत में आखिर में क्या होता है कि जितने मजदूर होते हैं बस उनके खाने भर कोई हो पाता है उसमें, और बाकी कोई एक्स्ट्रा इनकम उसमें नहीं होती। और अगर उससे भी ज्यादा मजदूर बढ़ा दिए हैं तो पता चलता है कि लागत भी नहीं निकल रही है, मजदूरों को वापस उसमें से निकाल करके किसी इंडस्ट्री में या कहीं और में शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है गहन खेती, ठीक। तो गहन खेती के अंतर्गत भी ऐसा ही होता है कि शुरुआत में खेती की जाती है तो रिटर्न हमें ज्यादा मिलते हैं, बाद में रिटर्न हमें ऑटोमेटिकली कम होते चले जाते हैं, ठीक। और इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है उत्पत्ति ग्राम में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर
किसी ने YouTube चैनल देखा हो तो उसमें साफ साफ बताया जाए कि उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है। ठीक है, तो इसकी वजह है उत्पत्ति ह्रास। ठीक, यदि किसी स्थान के ऊपर कुछ फैक्टर लिमिटेड हो और दूसरा फैक्टर अनलिमिटेड हो तो धीरे धीरे उस अनलिमिटेड फैक्टर की प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। इसको कहा जाता है उत्पत्ति ह्रास। तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हुआ और बहुत जल्दी ही जो है इससे प्राप्त होने वाला अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाला लगान जो है वो शून्य होता चला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ गहन खेती के अंतर्गत। फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि स्थिति के अनुसार भी लगान प्राप्त होता है। ठीक है, रिकार्डो दरअसल ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ जमींदारों को लगान ज्यादा मिलता है और कुछ को कम मिलता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो उन्होंने दो कारण बताया। नंबर एक, आपकी जमीन बहुत बढ़िया। ठीक है, नंबर दो कि आप गहन खेती की स्थिति में हो लेकिन आप शुरुआती फेज में हो। ठीक है, नंबर तीन क्या है कि आपकी खेती की लोकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये बाजार है, एक जमीन यहाँ में बहुत दूर है, यहाँ पे है, एक जमीन यहाँ पे है, एक जमीन इससे बिल्कुल लगी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक सामान बेचने में खर्चा कम आएगा ना। ठीक है ना, हो सकता है इस भूमि में जो है वो कुछ अच्छा खाद पानी और सब की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत इजी हो जाती है। तो अगर इसकी लोकेशन की वजह से कोई फायदा होगा तो वो इसके लगान में दिखेगा। इस भूमि का लगान जो है वो ज्यादा होगा, इसका कम होगा, उसका और कम होगा। ठीक है, जो मेन लैंड से जितनी ज्यादा मेन बाजारों से मेन लैंड से जितनी दूरी की डिस्टेंस की जमीनें होंगी उनके रेट उनके लगान उसी हिसाब से कम होंगे। ठीक है, अभी तुमने देखा कि मतलब जो रोड की जमीन होती है ज्यादा महंगी होती ही नहीं होती है, और अंदर की जमीनें कम महंगी होती है, उसके अंदर की और कम महंगी होती है, दूर दराज चले जाओ और बहुत सस्ती मिल जाएगी। ठीक है ना, तो इसी वजह से क्योंकि स्थिति का लगान जो है उसको मिल रहा है। ठीक, तो अगर लगान किसी चीज को ज्यादा मिल रहा है तो उसका प्राइस भी इनहेरेंटली ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इसको उन्होंने कहा लोकेशन। ठीक है, स्थिति के अनुसार जो है वो रेंट नहीं, उसकी खास लोकेशन के कारण किसी को अगर कोई लाभ है तो उसके रेंट में दिखाई पड़ेगा। तो ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत तक उन्होंने ये कहा कि लगान जो है वो प्राप्त होता है। ठीक, भूमि की मौलिक और अनुनासिक शक्तियों के प्रयोग के बदले में, और इससे भूमि को भी प्राप्त होता है, और इसकी वजह होती है कि भूमि उर्वर होती है, उसमें बीज डाले जाते हैं तो वो जो है वो बहुत सारी मतलब कई गुणित होकर के मल्टीपल होकर के जो है वो आपको वापस करती है। ठीक है ना, भाई आपने सेब का पेड़ लगाया तो एक ही सेब तो आपका वेस्ट हुआ, और जब सेब का पेड़ उग गया तो आपको हजारों सेब मिले। ठीक, तो ये पावर उन्होंने कहा ऐसी पावर सिर्फ प्रकृति में ही, इसीलिए भूमि को ही लगान प्राप्त होता है, उसी को ही मिलना चाहिए। ठीक, तो ये उन्होंने इस तरीके से कहा। अच्छा, इसकी कुछ थोड़ी बहुत आलोचना भी है। ठीक है, पहली बात आलोचना क्या है कि ये सारे उत्पादन के तो बहुत सारे साधन होते हैं। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो औरों पे लागू नहीं होता उनका ये सिद्धांत, सिर्फ भूमि पे लागू होता। ठीक है, तो ये उत्पादन के अन्य साधनों पे लागू नहीं होता, ये इसकी कमी है। ठीक है, उत्पादन के अन्य साधनों पर लागू नहीं। ठीक है ना, ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि लोग जो है ऐतिहासिक क्रम में खेती करते हैं। जब कोई देश बसता है तो सबसे पहले सबसे बढ़िया जमीन पे खेती होती है, फिर उससे घटिया जमीन पे, फिर उससे घटिया जमीन पे, फिर उससे घटिया जमीन पे, ऐसे करके होती है। जबकि लोगों ने कई उदाहरण देकर के स्थापित किया कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, लोग सुविधा अनुसार जहाँ वो आसानी से बस सकते हैं वहाँ बसते हैं पहले, फिर उसके बाद वहाँ से बसने के बाद जो है वो फिर और देखते हैं अच्छा जो है वो कहाँ से क्या मिल सकता है। ठीक,
जैसे क्या होता है, नौकरी के लिए बच्चे तैयारी करते हैं, किसी को कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और वो IAS बनना चाहता हो तो क्या कहते थे, क्या था, पहले छोटी नौकरी पकड़ लो और फिर भगवान ने चाहा तो IAS ही बन जाएगी। ठीक है, तो आदमी क्या होता है, प्लेटफॉर्म ढूंढता है। तो इसी तरीके से अगर नया देश बस रहा है तो उसमें भी लोग प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, फिर जब वो बस जाएंगे उसके बाद वहाँ से और अच्छी जमीन पर रीच कर सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं, तो ये भी इसकी एक आलोचना है कि जो उन्होंने ऐतिहासिक क्रम बताया था वो गलत है। ठीक है, तो ऐतिहासिक क्रम समझा सही नहीं। तो ये दो आक्षेप है, इसके अलावा और भी कई सारे आक्षेप हैं, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। तो इस वजह से क्योंकि ये चीजें लोगों को सही नहीं लगी, फिर उन्होंने कहा कि भाई किसी विशेष गुण के कारण जो है अगर मिल रहा लगा तो वो आपको कभी मिल सकता है। ठीक है, उत्पादन के हर साधन में कोई ना कोई विशेष गुण होता है, तो उत्पादन के साथ साधनों को ये लगान प्राप्त होना चाहिए। तो इनकी थ्योरी जो है बहुत लंबे समय तक चलती रही। एक चीज और भी मानते हैं इसमें, रिकार्डो जो है इसमें आयरन लॉ ऑफ वेजेस, ठीक है, मजदूरी के लॉ नियम, इसका भी कहीं ना कहीं सहारा लेते हुए देखते हैं। मजदूरी का लॉ नियम क्या था कि मजदूरों को सिर्फ उतना ही पैसा दिया जाएगा जितना उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, अगर मजदूरों को उससे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मजदूरों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, उससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी और धीरे धीरे उनको फिर से वही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा जो उन्हें पहले मिला। और मजदूरों को अगर इससे कम पैसा मिलेगा तो लोग भूखे मरने लगेंगे और धीरे धीरे मजदूरों की जनसंख्या कम हो जाएगी और फिर से उन्हें वापस जो है ज्यादा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो मजदूरों को जो है वो किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलती। तो इन्होंने जो अधिसीमांत भूमि का कंसेप्ट जो वो सीमांत भूमि का कंसेप्ट जोड़ा, इस कंसेप्ट में ये कंसेप्ट जो है वो शामिल है। ठीक है, उन्होंने कहा कि लागत जो है वो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां पर मजदूरों को लगाने की लागत और मजदूर से प्राप्त होने वाला पैसा बिल्कुल बराबर हो जाएगा, उसके नीचे आप नहीं जा सकते। यानी और एक्स्ट्रा जमीन के ऊपर खेती नहीं कर सकते, चाहे भले ही आपको खरीद करें खाली पड़ी है, लेकिन आप पैसा दोगे तो ज्यादा हो जाएगा उनके। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो है वो अधिक जो सीमांत भूमि है उसकी लागत से आप बंधे रहोगे और आप खेती का अनंत विस्तार नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से रिकार्डो का लगान थ्योरी जो है वो होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसे ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो।